आज हम करेंगे स्टडी एक्सचेंज रेट को। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी में। एक्सचेंज रेट, what do you mean by that? Exchange rate, it is rate over which the domestic currency is exchanged with international currency. Alright, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। It is a rate over which domestic currency is exchanged with international currency. International currency is called the exchange rate. एंड अगर हम आज एग्जाम्पल लें, आज 23 मई 2022 को देखें तो $1 इज एक्चुअली इक्वल टू 78 रुपीज। 78 रुपी। सो $1 इक्वल टू $1 इक्वल टू 78 रुपी। एक $1 ये, which means if you want to buy $1 we have to give 78 rupees. This is the exchange rate of rupee and the dollar. This is US dollar, it is international currency. International currency, and this is our domestic currency. ज़्यादातर देश US डॉलर्स में ट्रेड करते हैं, ज़्यादातर देश। That is why US dollar is international currency. Alright, ये बात यहाँ से इंपॉर्टेंट है एक्सचेंज रेट के बारे में। और एक्सचेंज रेट के गिरने और उठने के पीछे रीजन क्या है? ये सपोज मैं आपको कहा भी था कि 15 अगस्त 1947 को व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, उस समय पे $1 वाज इक्वल टू 1 रुपी। सो कॉन्टिन्यूसली हम फॉल किए हैं in last 75 years. What is the reason of fall? हाँ जी, yes, one answer only, import. Reason of fall, हमारे गिरने का रीजन क्या है? हमारे गिरने के पीछे एक ही रीजन है, that is import. तो जितना इंपोर्ट करोगे उतना करेंसी अपनी गिराओगे। This is the truth. जितनी आप इंपोर्ट करेंगे उतनी करेंसी आपकी गिरेगी। सवाल है कि हम इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं इतना? तो बताइए क्या आंसर होगा? Why India is importing so much? हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे देश के पास कुछ चीजें ऐसी हैं ही नहीं जो हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स चाहिए तो है ही नहीं, यहाँ पे कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगली बात, इवन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, इवन ऑटोमोबाइल, बिग कार्स, मोबाइल फोन्स, इस तरह की चीजें भी कहाँ से आती बन के? बाहर से। अब पॉइंट ये है कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंपोर्ट कम करवाने के लिए कुछ चीजों पे बैन लगा सकती है? तो उत्तर है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम काफ़ी लार्ज नंबर्स में मोबाइल फ़ोन बाहर से खरीद रहे हैं। एक बार कहा था आपको कि वीवो, सैमसंग,
ओप्पो या आईफोन, Xiaomi, ये सारे फ़ोन कहाँ से हैं? ये फॉरेनर प्रोडक्ट्स हैं। वीवो, ओप्पो एंड Xiaomi चाइना से हैं। सैमसंग साउथ कोरिया का है और यूएसए का ब्रांड है आईफोन। और ज़्यादातर अगर फ़ोन इसी ही ब्रैकेट के अंदर हैं तो ये ज़्यादातर हम इंपोर्ट कर रहे हैं फ़ोन कैटेगरी में, मोबाइल फ़ोन की कैटेगरी के अंदर। टेलीविजन में भी सेम ही हाल है, टेलीविजन में सेम ही हाल है। ज़्यादातर घरों में टेलीविजन एलजी का है, सोनी का है, ये सारे बाहर के ब्रांड हैं। तो एक बात साफ होती है कि ज़्यादातर प्रोडक्ट हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसा हो जाए कि Xiaomi या वीवो या जो भी है, बेशक ब्रांड वहाँ के क्यों नहीं है, अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करें तो फिर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे उसको। फॉर एग्जाम्पल अगर वीवो फ़ोन अगर नोएडा में बनता है, मान लीजिए आप गाजियाबाद में बनता है, या मान लो कहीं भी बन रहा है इस देश के कोने में, वो इंपोर्ट नहीं है, फिर तो वो तो लोकल प्रोडक्शन है। इसलिए मोदी जी ने मेक इन इंडिया स्कीम लॉन्च की कि ताकि हमारा जो इंपोर्ट का बिल है वो कम हो जाए। और हम वीवो या ओप्पो ऐसे फ़ोन हम बाहर से खरीदेंगे इंपोर्ट करके तो हमें डॉलर स्पेंड करने पड़ जाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज हमारा खत्म होता है। और ऑब्वियसली अगर हम डॉलर में पेमेंट करते हैं तो जिस भी करेंसी के अंदर पेमेंट की जाती है उस करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है, सीधी सी बात है। और यही स्कीम का पर्पस भी था कि हमारा इंपोर्ट कम हो। हमने प्रॉमिस किया उन ब्रांड के साथ जो फॉरेन ब्रांड है कि आप यहाँ आओ, हम आपको सारी फैसिलिटी देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी इस देश में। आप आइए, आप काम करिए और मैन्युफैक्चरिंग यहाँ से करिए। इंडिया को आप कंज्यूमिंग मार्केट ना बनाइए, इंडिया को आप प्रोड्यूसिंग मार्केट बनाइए। यहाँ बहुत सस्ती लेबर है और इस कारण हमने उनको मोटिवेट किया। बट इसके बावजूद भी वो कंपनीज यहाँ ना आके ताइवान जाती हैं। छोटी सी कंट्री है ताइवान, और मुझसे लिख के ले लो, मोर देन 80% आपके फोन, टेलीविजन, माइक्रोवेव्स, रेफ्रिजरेटर कहां से बन के आते हैं? ताइवान से बन के आते हैं। ताइवान जो कि कंट्री है, मगर ये है रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंडर ताइवान। अब पॉइंट ये है कि ताइवान से बन के ज्यादातर यहां आता है इस देश में बन के सामान। यहां क्यों नहीं कर रहे काम? तो रीजन बहुत साफ है कि इंडिया के अंदर जो स्किलफुल लेबर है वो बहुत ही कम है। मतलब लोग तो बहुत है यहां काम करने वाले, पर काम करना नहीं आता है। हमें लोग नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्किलफुल लोग। तो स्किलफुल बहुत ही कम है, विच मीन्स हमारी ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग मिलती है हमें, वो ट्रेनिंग इनफ नहीं है टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ दीज फॉरेन ब्रांड्स। उनको जैसे एम्प्लॉय चाहिए वैसे एम्प्लॉय इंडिया में कहते बहुत कम, इसलिए हम ताइवान जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। सो मोर देन 80% इंडिया के अंदर की जो मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स हैं जो हम कंज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, वो मैन्युफैक्चर कहाँ पे होती हैं? ताइवान के अंदर। ये पॉइंट है। दूसरी बात, अभी किसी एक ने आई थिंक यूट्यूब पे कहीं कहा उन्होंने कि इंडिया में सिर्फ 1% ही लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, सिर्फ 1%, और 99% लोग काम करना नहीं चाहते। सिर्फ 1% काम करने का शौक रखता है और बाकी लोग उसके लिए ड्रीम 11 पे टीम बना रहे हैं। तो अगर यही है ट्रूथ कि ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं और उनको इसी तरीके से पैसा कमाना है, ना कि कुछ स्किल लेके, स्किल का मतलब समझते हैं आप ट्रेनिंग लें, नॉलेज लें और फिर पैसा कमाएं, वो है अलग प्रोसेस। एक हमने टीम बना दी, 11 प्लेयर बना दिया आपने और उसी के बीच में आप देख रहे हो कि आप करोड़पति बन जाएंगे, वो तो एक सॉफ्ट बैटिंग है। बट यही हो रहा है हमारे देश में आज की यूथ के अंदर, सब लोग टीम बना रहे हैं। तो पॉइंट अब ये है कि जो एक्सचेंज रेट है वो किस बेसिस पे डिसाइड होता है। तो 3 तरह के एक्सचेंज रेट हैं, एक है फिक्स्ड, एक है फ्लोटिंग और एक है मैनेज्ड। हम तीनों की बात करेंगे। सो एक्सचेंज रेट आर ऑफ 3 टाइप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सचेंज रेट आर ऑफ, ये 3 तरह के हैं एक्सचेंज रेट। एक है जी फिक्स एक्सचेंज रेट। फिक्स का मतलब क्या होगा? फिक्स का मतलब ये हो जाएगा, हाँ चेंज नहीं होएगा, विच मीन्स जैसे मान लीजिए अगर आज यूएस डॉलर एक किसके बराबर है? 78 रुपीज, तो ये हो गया फिक्स। इसको फिक्स कर दिया। फिक्स करने से हमारी करेंसी ना बढ़ेगी
ना घटेगी, फिक्स हो गई। हम कैसे फिक्स करें इसको? कोई तरीका है फिक्स करने का? भाई इंडिया की करेंसी कॉन्टिन्यूसली गिर रही है और गवर्नमेंट को लोग ब्लेम कर रहे हैं कि क्या कर रहे हो आप लोग, इज इट ट्रू नॉट? सोशल मीडिया पे ज्यादातर लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं फॉर द फॉल इन इंडियन करेंसी। और गवर्नमेंट के पास कोई तरीका है फिक्स करने का तो क्यों नहीं करती फिक्स? मान जो भी गिर गई नीचे 78 पहुंच गई तो वहां उसको फिक्स कर दो। गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट फॉलो नहीं करते। फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि आप उतना ही इंपोर्ट करते हैं जितना आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो जब आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है बराबर, तो करेंसी कैसे गिरेगी? फिर तो करेंसी फिक्स रेट तभी पे चलेगी जब आपका इंपोर्ट इक्वल टू क्या है, एक्सपोर्ट। और जब आपका इंपोर्ट इक्वल टू एक्सपोर्ट हो जाए तो करेंसी फॉल नहीं करती, फिर करेंसी रिमेन्स बैलेंस्ड, जहां थी वहीं रहेगी। अगर इंपोर्ट बढ़ जाए तो करेंसी गिरेगी और एक्सपोर्ट बढ़ जाए तो करेंसी ऊपर आ जाएगी, इट विल इंप्रूव। तो जब आप इनको बराबर रखेंगे तो फिर तो फिक्स हो गई ना। अब पॉइंट क्या है यहां से? पॉइंट ये है कि मान लो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया और इंडिया को पैसा मिला 2000 सपोज करिए डॉलर का, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, छोटी संख्या लेते हैं, $2000 का। तो इंडिया ने कितना पैसा कमाया? $2000। मान लो कुछ बेचा उसने, इंडिया ने। अब इंडिया इंपोर्ट कितने डॉलर का करेगा? 2000 का ही, 3 का नहीं करेगा, $2000 का ही करेगा। तो जितना उसने किया था वैल्यू का एक्सपोर्ट, उतना ही किया उसने इंपोर्ट। सो द वैल्यू, नेट वैल्यू ऑफ इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट इज व्हाट? 0। करेंसी विल नॉट फॉल। तो आप जितना एक्सपोर्ट करते हैं उतनी ही वैल्यू का इंपोर्ट करेंगे तो करेंसी फॉल नहीं करेगी, ना करेगी राइज, इट विल बी ऑलवेज स्टेबल। हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं? हम ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारे देश के द्वारा एक्सपोर्ट कम किया जाता है और इंपोर्ट ज़्यादा किया जाता है। क्योंकि हमारी जो नीड है ना, ज़रूरतें हैं, वो हमारा देश पूरी नहीं कर पाता है प्रोडक्शन करके। तो हमें कई सारी ज़रूरतों के लिए फॉरेन कंट्री पे डिपेंड रहना पड़ता है। ऑयल उनमें से एक। बट चलिए, ऑयल तो कुदरत की देन है, वो हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, है ही नहीं। जब भाई ऑयल कहाँ से निकलता है? अर्थ के अंदर से निकला, समुद्र के नीचे से निकला, तो वो ऑयल तो वहीं से है। अगर हमारे ऊपर मेहरबान नहीं है कुदरत या नेचर, जो भी कह लीजिए, और ज़्यादातर गल्फ कंट्रीज मुस्लिम कंट्री के पास है, तो उनका लक है ये। पर लक को छोड़िए, आप स्विट्जरलैंड को आप जानते हैं, स्विट्जरलैंड के अर्थ के नीचे कुछ भी नहीं, माने जो धरती है ना स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड के धरती के नीचे कोई भी मिनरल नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद भी कंट्री वो टॉप 5-10 में आती कम से कम इन दी मैटर ऑफ वे ऑफ लिविंग या वेल्थ। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको मालूम था कि उनके धरती के नीचे जो उनका लैंड है उसके नीचे कुछ भी नहीं है, ना कोयला है, ना मिनरल्स है, ना कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने अपने लोगों को एजुकेट किया है। उनकी मैन पावर क्या है? हाईली स्किल्ड। उसके बेसिस पे वो आगे सर्वाइव कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग वेल। तो जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं अर्थ के नीचे, तो अर्थ के ऊपर जो लोग हैं उनको बनाइए फिर रिसोर्स। तभी हमने एक समय पे एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम क्या रखा था? हेल्थ रिसोर्स मिनिस्ट्री, सॉरी ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री, कि हमने ह्यूमन का एज अ रिसोर्स इस्तेमाल करना है। बात है कि नहीं है? तो बिगेस्ट एग्जांपल है स्विट्जरलैंड, जहां उनकी अर्थ के नीचे ना कोयला है, ना एल्यूमिनियम है, ना कुछ भी नहीं है, ना गैस है, ना ऑयल है। उसके बावजूद भी उनकी लाइफ अच्छी क्यों है? बिकॉज उनके लोगों के पास क्या है? टैलेंट, स्किल उनके पास है। उसी के बेसिस पे वो सर्वाइव कर रहे हैं। वो लोग लेते हैं बाहर से कच्चा माल, उसके बनाते हैं बेहतरीन प्रोडक्ट्स और उसको भी सेल करते हैं। यह है टैलेंट उनके पास का। आई टेल यू, देखिए अंडरस्टैंड करिए आप चीज़ों को। आटा सस्ता है, आटा जो है वो सस्ता है, उसके बन्स महंगे हैं बिकॉज इसमें स्किल यूज किया गया है। और बन्स सस्ते हैं, बर्गर महंगा है। तो इसमें जहां भी ह्यूमन इनपुट इन्वॉल्व की जाती है, स्किलफुल, वहां उसकी रेट बढ़ जाती है। इज इट और नॉट? तो किसान इतनी हार्डवर्क करता है, वो अनाज पैदा करता है, अनाज सस्ता है, काफी आटा सस्ता है, पर उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग की जाती है, फूड प्रोसेसिंग विद स्किलफुल ह्यूमन बीइंग, तो उसका रेट बढ़ा देती है। अगर उसके पास सपोज लोहा नहीं है
लोहे को बाहर से मंगवा ले, स्विट्जरलैंड बना दे, उसके बर्तन, जहाज, गाड़ी बना दे। तो बोलने का अर्थ है कि स्किलफुल लेबर काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंडिया के अंदर ज्यादातर फॉरेन ब्रांड, बड़े ब्रांड आ नहीं रहे हैं। और आज के समय में इंडियन लोगों की ज्यादातर डिमांड कहां से पूरी हो रही है? इंपोर्ट से हो रही है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम इंपोर्ट करेगी तो आप जानते हैं कि सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड उतनी है तो महंगाई बढ़ जाएगी। इसलिए हम इंपोर्ट कम नहीं कर सकते। अगर हमने इंपोर्ट कम किया महंगाई बढ़ जाएगी। इज इट और नॉट? अंडरस्टैंड करिए, अगर हम इंपोर्ट कम करते हैं इस एवज में कि हमारी करेंसी गिर रही है, इंपोर्ट कम कर दीजिए, तो जितना आपने इंपोर्ट कम किए हैं उसको रिप्लेस करने के लिए आपके देश में प्रोडक्शन होनी चाहिए। अगर नहीं हुई है तो सप्लाई तो कम कर दिया ना आपने। सप्लाई कम कर दी, फिर फोन क्या हो जाएंगे? महंगे हो जाएंगे। सप्लाई नहीं है, या कोई भी वो चीज जो बाहर से आती है आपने इसको कम कर दिया तो देश में सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड उतनी होती है उसकी। दिस इज द पॉइंट। दैट इज वाई हम अपने इंपोर्ट को कम नहीं कर सकते हैं। हम फिक्स्ड रेट, एक्सचेंज रेट फॉलो नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग में क्या होता है कि जैसे इंडिया का यही है, एक हद तक, कंप्लीट नहीं, एक हद तक। फ्लोटिंग में क्या होता है कि किसी भी तरह की गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं देती है। डिमांड और सप्लाई पे करेंसी का एक्सचेंज रेट डिटरमिन होता है। मींस एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड बाय डिमांड and supply of currency. डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी। करेंसी की जो डिमांड होगी और जो सप्लाई होगी उस पर डिपेंड करेगी उसकी वैल्यू। जैसे आज एक यूएस डॉलर इज इक्वल टू 78 रुपी। ये कौन डिसाइड कर रहा है? मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डॉलर इतना बड़ा क्यों है रुपी के सामने? बिकॉज डॉलर की डिमांड ज्यादा है, रुपी की डिमांड कम है। इज इट और नॉट? एक सलमान खान क्या बोलूं, कौन है बेकार एक्टर कोई? तुषार कपूर। एक गेस करिए, ऐसे बोलना ठीक बात नहीं है, ही इज ऑल्सो गुड एक्टर, बट एक सलमान खान कितने तुषार कपूर के बराबर हो सकता है? यानी क्या जानते हैं इस आदमी को, तुषार कपूर को? नहीं जानते? नहीं जानते आप इसको? तो एक सलमान खान कितने तुषार कपूर के बराबर है? भाई एक सलमान खान एक मूवी करने का लेता है 70 करोड़ रुपए, हाईएस्ट है अभी तक का। कहते हैं जो ये बाहुबली वाला प्रभास है उसने 100 करोड़ लिए हैं, तो पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, पर बॉलीवुड में 70 करोड़ हाईएस्ट है सलमान खान का। और तुषार कपूर को मिलेंगे मुश्किल से 2 करोड़, मुश्किल से मुश्किल। तो हम कह सकते हैं वन सलमान इज इक्वल टू 1 सल्लू भाई इक्वल टू कितने? 35 तुषार। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुषार की डिमांड जो है वो कम है, इसकी डिमांड जो है वो मार्केट में ज्यादा है। तो डिमांड डिसाइड करता है वैल्यू की, किसी चीज की। तो उसी तरीके से यूएस डॉलर की डिमांड मार्केट में ज्यादा है और रुपी की डिमांड मार्केट में कम है। यूएस डॉलर की डिमांड मार्केट में ज्यादा क्यों है? क्योंकि ज्यादातर कंट्रीज ट्रेड करती है किसके अंदर? यूएस डॉलर में ट्रेड करते हैं। यूएस डॉलर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी है और रुपीज है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी नहीं। क्योंकि रीजन क्या है? रीजन ये है कि इंडिया का जो ट्रेड है वर्ल्ड ट्रेड में मात्र 2.40% है। यह है इंडिया की परसेंटेज। और आज की डेट में चाइना के बाद नंबर 2 पे कौन है? यूएस। चाइना का लगभग जो है वो तकरीबन चाइना का वर्ल्ड ट्रेड में शेयर है कुछ 17% के आसपास। और अब
आज की डेट में यूएस है 12% के आसपास, पर आप जानते हैं कि चाइना तो अभी अभी बना है पिछले 20 सालों से, पर यूएसए तो कई सालों से टॉप पे है। इसलिए एक समय से उसने पूरा वर्चस्व बना के रखा है इंटरनेशनल मार्केट में, तभी तो करेंसी किसकी चलती है, ज्यादातर यूएसए करेंसी चलती है। और अब हमारी करेंसी इंप्रूव कब होगी, एज पर दिस लॉजिक, जब हम अपने प्रोडक्ट बना के यहां से बाहर भेजेंगे। तो सपोज इंडिया ने बनाया एक एसी, मान लीजिए इंडिया बनाती है एक एसी, एक कोई कंपनी इंडिया की, मान लो कोई भी हो, एसी बनाती है, और ये एसी का दाम है सपोज करिए 20,000 रुपये दाम है इसका, रुपी। इसको किसी इंडियन कंपनी एबीसी ने बनाया है, मान लीजिए ये जाता है सपोज दुबई, यूएई जाता है ये प्रोडक्ट और वहां पे बिकता है। तो उस यूएई के पर्सन को अगर ये एसी खरीदना है तो इसकी पेमेंट किस में करनी है, रुपी के अंदर, क्योंकि इट इज इंडियन मैन्युफैक्चर्ड आइटम। तो वो उसके पास क्या होने चाहिए फिर, रुपीस। वो दुबई का व्यक्ति है या यूएई का व्यक्ति है, उसके पास रुपीस नहीं होंगे, बट वो पेमेंट करेगा लोकल करेंसी के अंदर। बट जब ये पेमेंट यूएई से इंडिया आएगी तो जो व्यापारी होंगे उनको एक्सचेंज जब करना पड़ेगा पैसा, तो क्या होगा, एक्सचेंज रुपी में। मालिक व्यापारी है, व्यापारी ने यूएई की लोकल करेंसी में पेमेंट उससे ले ली, बट इंडिया के व्यापारी को वो पैसा वापस करना है ना, क्योंकि वो तो वहां का बन क्या है, एसी तो इंडिया का है। तो इसको फिर इस व्यापारी को इंडिया की करेंसी चाहिए टू पे बैक दैट मेन कंपनी हु हैज प्रोड्यूस्ड दिस एसी मेड इन इंडिया। दैट इज वाई जब ये व्यक्ति रुपी की डिमांड करेगा टू पे द मनी ऑफ एसी टू इंडियन कंपनी, तो रुपी की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो जब भी कोई इंडियन प्रोडक्ट इंडिया से बाहर जाता है बिकने के लिए, तो उन व्यापारियों को जब वापस पेमेंट करनी है, क्योंकि वो इंडिया की मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स हैं, तो पेमेंट उसको रुपी में करनी पड़ेगी। अब वो पेमेंट करने के लिए रुपी की वो डिमांड करते हैं इंटरनेशनल ट्रेडर। इंटरनेशनल जो ट्रेडर हैं, व्यापारी हैं, वो रुपी की डिमांड करेंगे जस्ट टू पे बैक मनी टू दी मैन्युफैक्चरर, इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड ऑफ रुपी। तो सीधी सी बात है कि हमारी करेंसी इंप्रूव तभी करेगी जब हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगा। ऑलराइट, और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हम कौन सी करेंसी में पे करते हैं, डॉलर में, तो डॉलर की डिमांड करते हैं हम लोग, फिर डॉलर बढ़ जाती है। इज इट ट्रू नॉट? सो पॉइंट टू बी नोट आउट, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो करेंसी आपकी इंप्रूव होती है, और जब आप इंपोर्ट करते हैं तो करेंसी आपकी फॉल होती है। सब डिमांड और सप्लाई का ही खेल है। आई थिंक ये बात आप समझें। कल हम इसके ऊपर और कुछ बात कहेंगे और फिर इसको आगे लेके जाएंगे। ये टॉपिक थोड़े से टिपिकल है, मगर एक बात समझ आ जाए आपको तो फिर श्योर है कि आप कहीं भी किसी से बात करिए, आपके पास क्लैरिटी ऑफ थॉट पक्का होगी इसी मुद्दे बात करने। अब मैं समझता हूं कि इकोनॉमिक्स इतनी टफ साइंस होती है समझने के लिए, उतनी टफ ये भी है, क्योंकि इसमें हर एक बात जुड़ी हुई है किसी और बात के साथ, और फिर ताकि फिर वहां से अंडरस्टैंडिंग हमें मालूम चलती है। आपने कोशिश करनी है कि डेली बेसिस पे आप इकोनॉमिक्स जानना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस एक न्यूज़पेपर आता है, उसका फ्रंट पेज पढ़िए रोज। करेंसी फॉल हुई है, ट्रेड कहाँ पहुंचा है, ये सब एक पेज पढ़ डालिए उसका। अगर आप चाहते हैं, जरूरी नहीं कि आपको एग्जाम के लिए पेपर पढ़ना पड़े, अगर आप फ्रंट पेज पढ़ेंगे तो आप अपडेट रहेंगे कि आज करेंसी कहाँ पहुंची हमारी, आज इंडिया का ट्रेड कितना है, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या डिसीजंस लिए हैं, स्टॉक मार्केट कहाँ है, शेयर्स किसके गिरे हैं, किसके उठे हैं, यूनिकॉर्न मैंने स्टार्टअप्स कौन से उभर के ऊपर आए हैं, सारी पॉलिसीज आपको फ्रंट पेज पे मिल ही जाती हैं। तो आई एक्सपेक्ट कि आप इसका फ्रंट पेज रोज पढ़ें, बट आपको मैं इसके लिए फोर्स नहीं करूंगा। फोर्स करूंगा खाली पीडी मैगजीन के लिए कि 4 पेज पर डे पढ़ के आए, और 3 दिन के बाद आपके पास मैगजीन होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको एंटर करने नहीं दूंगा क्लास के अंदर बिना मैगजीन के। कल हम यहां से आगे बढ़ेंगे।